और संस्कृति आईएएस का टेस्ट वन था, जो कि मुख्यतः इसमें इतिहास के प्रश्न आपने देखे थे कल। और कल हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग जो है सो मुख्यतः 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और उसी क्रम में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, मतलब 51 नंबर प्रश्न है, वो इस प्रकार से: मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाला पद मासक निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? मासक की बात करेंगे, मासक क्या था, ठीक है। तो मासक एक सिक्का होता था। क्या होता था मासक? मासक एक क्वाइन था। और क्या चीज का क्वाइन था, तो ध्यान में रखना है, ये आपको तांबे का सिक्का था। मासक क्या था? तांबे का क्या सिक्का था था। मासक, ठीक है। तो मासक आपको ध्यान में रखना है, ये तांबे का सिक्का जो था उसको क्या बोलते थे? मासक बोलते थे, ठीक है। भूलेंगे नहीं। मासक क्या था? तो मासक जो था, ध्यान में रखना है, तांबे का ये सिक्का था, ठीक है। तांबे का सिक्का को क्या बोलते थे? तो मासक बोलते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी अधिक महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ क्वेश्चन है मासक के बारे में। अब बात करेंगे तो मासक जो था तांबे का सिक्का था, ठीक है। तो एक और भी सिक्का के नाम कभी कभी पूछ देता है, एक था काकनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। काकनी, काकनी भी जो था ये भी तांबे का सिक्के था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। काकनी भी जो था वो भी तांबे का सिक्का था। एक जो था कारसापन, ठीक है, क्या बोलते थे इसको? कारसापन। कारसापन जो था, हाँ ध्यान में रखना है, ये आपके चांदी हाँ। के सिक्के थे, ठीक है। किसके थे? तो चांदी के सिक्के थे, ठीक है। तो कारसापन, पन बोलते थे, कारसापन भी बोलते थे, इसको पन भी बोला जाता था, कहीं कहीं पे धरन भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सब के सब जो थे कारसापन, पन या फिर धरन जो थे, चांदी के सिक्के थे, ठीक है। उसके काकनी की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये आपके तांबे के सिक्के थे। और मासक की बात करेंगे तो ये भी आपके तांबे के सिक्के थे, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अब बात है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित था? तो सिंधु नदी के मुहाने पर जो अवस्थित जो था उस बंदरगाह का नाम बताइए। मुजरिस। उसका नाम था, ठीक है, बार बैरिकम, ठीक है। ध्यान में, बार बैरिकम जो था, ध्यान में रखना, ये बंदरगाह जो था मौर्योत्तर कालीन बंदरगाह है। ये आपका पाकिस्तान के कराची के निकट जो था, सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। कहां पे था? कराची के निकट था, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये त्राम लिप्ति की बात करेंगे, बेरी गाजा, मुजरिस, ये सबके सब मौर्यकालीन बंदरगाह है, ठीक है। बेरी गाजा बंदरगाह की बात करेंगे तो आपको गुजरात में हुआ करता था। कहां पे हुआ करता था? गुजरात में हुआ करता था। मुजरिस की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, ये जो था ना, ये केरल में था। कहां पे था ये केरल में हुआ करता था, ठीक है। त्राम लिप्ति की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, था। तो ये बंदरगाह जो थे मौर्यकालीन बंदरगाह है। हो सकता है इन फ्यूचर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए, तो इनका नाम जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किनका माइकी को होने मौर्यकालीन लगा? या सिंधु सिंधु सब उस समय का है ना सर? नहीं, मौर्यकालीन, ठीक है। कौन सा जगह? मौर्यकालीन। तामलिप्ति मौर्यकालीन बंदरगाह था, वेस्ट बंगाल में था। बेरी गाजा की बात करें, गुजरात में था। मुजरिस केरल में था, ठीक है। बार बैकिरम की बात करेंगे, कराची में था, सिंधु के तट पे अवस्थित था। ये सारे के सारे बंदरगाह मौर्यकालीन बंदरगाह है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते हैं, और भी प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुप्तकालीन पदाधिकारी, ठीक है, ध्रुवाधिकरण निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? नाम क्या है इनका? ध्रुवाधिकरण। कौन से कार्य करते थे? ये भूमि कर का संग्रह करते थे। क्या करते थे? तो भूमि कर का संग्रह करते थे, ठीक है। अगर बात की गुप्त काल, गुप्त गुप्त वंश, गुप्त जो थे किनके सामंत हुआ करते थे, अगर पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न तो क्या बता, किनके सामंत थे? शांति। ठीक है, कुषाणों के सामंत थे, ठीक है, ध्यान, कुषाणों के पतन के बाद ही गुप्ता जो थे वो लोग आते हैं, ठीक है। तो भूमि संग्रह का जो अधिकारी जो था उनका नाम था ध्रुवाधिकरण, ठीक है। और इनके समय जो टैक्सेस जो होती थी गुप्त काल के समय पे, भूमि का तो पूरा भूमि का स्वामी तो सम्राट ही होता था। टैक्स कितना होता था? ठीक है, 1/6 होता था, ठीक है। इस टैक्स को क्या बोलते थे? इनको भाग बोलते थे। क्या बोलते थे इनको? तो इनको हाँ भाग बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक भाग होता था, एक दूसरा जो होता था भोग होता था। भोग क्या होता था? तो भोग भी राजा को दिए जाने वाला एक टैक्स ही था, लेकिन इसको किस प्रकार से देते? फल सब्जी भेंट के रूप में देते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब करों की अदायगी जब नगद में की जाती थी तो उसको क्या बोलते थे? उसको हिरण्य बोलते थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। क्या बोलते हैं? हिरण्य। हिरण्य जो था ना, ये भी कर दी जाती थी। ये कैसे देते थे? तो नगद के रूप में देते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आगे के प्रश्न देखेंगे, इससे मिलान करना है। तो बताइए, अशोक कालीन शिलालेख है, प्रथम शिलालेख में अशोक क्या कहते हैं?
ठीक है। तो इसमें बोलते हैं भाई साहब जीव, इनका माइकी को हो रहा है इतना, हाँ, तो इसमें जीव की हत्या का निषेध कहा गया है। ठीक है, तो पांचवा शिलालेख में कहते हैं से किसी भी प्रकार की जीव का हत्या का क्या किया गया, बंद करनी है। धर्म महापात्रों की नियुक्ति जो थी, ये बहुत बार पूछा गया, ये किस शिलालेख में था, पांचवें शिलालेख में है। ठीक है, और दूसरे शिलालेख में क्या है, दूसरे शिलालेख में, ठीक है, तो दूसरे शिलालेख की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है इसमें लोक कल्याणकारी कार्य, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है लोक कल्याणकारी कार्य करने, जिसमें मानव तथा पशु के लिए अस्पताल वगैरह बनाने हैं, ये सारे काम जो है इसी में है। ठीक है, मनुष्य के लिए कुआं खुदवाना, ठीक है, वृक्ष लगवाना, ठीक है, डीपीएसपी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, से दूसरा शिलालेख मिलेगा। और छठा शिलालेख में क्या मिलेगा, छठा शिलालेख में समस्त राज्य कार्यों में समाचारों के लिए शासक को अवगत कराना, मतलब डायरेक्ट रिपोर्ट जो है किसको करना है, समस्त राज्य कार्य जो हो रहा है, समाचार जो हो रहा है, से डायरेक्ट मतलब अशोक को रिपोर्ट करना है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है जनता से डायरेक्ट मिलने वाला, जिसने जनता के साथ डायरेक्ट अपने संबंध स्थापित किए, तो वो कौन सा शासक पहला शासक था, ठीक है, वो शासक जो था अशोक ही था। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा आप लोग, क्या इसका उत्तर होगा। अब आते हम लोग आएंगे, देखेंगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दक्षिण भारत में वैष्णव मत के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे, निम्नलिखित में से कौन इन संतों में सम्मिलित थे। ये अलवार वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, सबसे पहले अलवार संतों की संख्या कितनी थी वो आप मुझे बता दीजिए। 12 है अलवार। ठीक है, अलवार जो थे 12 थे, और नैनार की बात करेंगे, नैनार कितने थे, 63। ठीक है, तो नैनार जो थे 63 है। ठीक है, तो अलवार की संख्या थी 12 थी, नैनार की संख्या कितनी थी, नैनार की संख्या जो थी 63 थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, नैनार कितने थे, तो नैनार 63 थे। अलवार की बात करेंगे तो अलवार की संख्या कितनी थी, तो अलवार जो थे 12 थे। ठीक है, उनमें से अगर बात करेंगे, इनमें कुछ नाम जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण थे, जैसे कि बात के अंडाल जो था, अंडाल जो आई थिंक अंडाल फीमेल थी। ठीक है, अंडाल फीमेल थी। ठीक है, इन सारे संतों में अंडाल जो थी, अंडाल फीमेल थी ना, मुझे तो यही याद आ रहा है। ठीक है, हाँ फीमेल थी। ठीक है, ये फीमेल थी। ठीक है, और ये पांडे नरेश कुलशेखर की बात करेंगे तो ये भी थे। ठीक है, तो पांडे नरेश कुलशेखर भी थे, वो भी थे, और ये अलवार में अंडाल भी आती थी। बाकी सुंदर मूर्ति नैनार थे, समंदर की बात करेंगे ये भी नैनार थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये अलवार और नैनार संतों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जिनका क्या रोल था, तो ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो थे यही थे। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे इनमें से सबसे प्रमुख संत है नैनार में, उनमें अप्पार का नाम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सुंदर मूर्ति का नाम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, नान संबंदर का नाम ध्यान में रखते हैं। सबके सब जो थे नैनार संत है। नैनारों की संख्या कितनी है, तो नैनारों की संख्या 63 है। ठीक है, अब आते हैं कुछ ये राइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में किसी राह पे किसी मोड़ पे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बीपीएससी से लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स एग्जाम, यूपीएससी सब में पूछता है। ठीक है, तो कवि राजमार्ग, सबसे पहले बताइए, काफी पॉपुलर किताब है कवि राजमार्ग, इसके रचयिता कौन थे, कवि राजमार्ग के, तो क्या बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कवि राजमार्ग के कौन हो जाएंगे, अमोघ वर्ष नहीं, इधर गया अमोघ वर्ष। ठीक है, आदि पुराण के तो जीन सेन। ठीक है, ध्यान रखना, आदि पुराण के कौन हो जाएंगे, तो जीन सेन हो जाएंगे। ठीक है, गणित सार संग्रह का बात करेंगे, गणित सार संग्रह के महावाणी चार। ठीक है, अमोघ वृत्ति के शाकात्यायन। ठीक है, तो अमोघ वृत्ति की बात करेंगे तो शाक्तायन, कविराज मार्ग की बात करेंगे अमोघ वर्ष। ठीक है, गणित सार संग्रह की बात करें महावीराचार्य, आदि पुराण की बात की जीन सेन। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत के जब भी पढ़ते तो वहां पर भी, और ऐसे भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कवि राजमार्ग की बात करेंगे ना, ध्यान में, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, और जो अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था किताब को, ये भी आप चाहे तो इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न, आई थिंक इसका आंसर सी होगा। हाँ, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। ठीक है, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता है, तो ध्यान में रखना है, क्या इसकी विशेषता थी, क्या लिपि का ज्ञान, वृषभ पवित्र का पूज्य पशु होना, नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय का सभ्यता, पाषाण तांबे पर लौह उपकरणों की विशेषता। तो लोहा उपकरणों की विशेषता तो नहीं थी। ठीक है,
लिखी नहीं थी। लिपि का तो ज्ञान है हमको, इनका लिपि क्या भाव चित्रात्मक लिपि है ना इनकी लिपि। इनकी लिपि कौन सी है? इनके लिपि की बात करें, भाव चित्रात्मक इनकी लिपि है, पता ही है आपको। ठीक है, लिपि का ज्ञान तो था, हालांकि भाषा इनकी पढ़ी नहीं जा सकी है। वृषभ जो थे पवित्र पशु तो थे, ठीक है। नगरीय में व्यापार व्यवसाय का भी प्रधान सभ्यता था, तो ये सारे के सारे सही है। गलत कौन सा हो जाएगा? तो पाषाण और कांसे का उपयोग तो होता था, लौह उपकरण का उपयोग नहीं होता था, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 58 नंबर प्रश्न, देखिए। गुप्तकालीन निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का आपको विवरण आपको देखने को मिलता है? किसके साथ आपको देखने को मिलता है स्कंदगुप्त का? तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो भित्ति स्तंभ लेख से ये जानकारी आपको देखने को मिलती है, ये भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? भित्ति स्तंभ लेख। कहाँ का भित्ति स्तंभ लेख, कहाँ पे मिलेगा ये गाजीपुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे लड़ाई हुई थी, पुष्यमित्र की लड़ाई हुई थी हुनों के साथ, ठीक है। तो पुष्यमित्र हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो पुष्यमित्र और हुनों के साथ किनकी लड़ाई हुई थी? स्कंदगुप्त की लड़ाई हुई थी। ये भित्ति स्तंभ लेख में आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ अभिलेख और भी है, जिससे महरौली का अभिलेख की बात करेंगे तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यहाँ पे काफी प्रशंसा की गई है, आपको महरौली दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। कहोम अभिलेख की बात करेंगे तो कहोम अभिलेख आपको गोरखपुर में आपको दिखेगा। बिलसट अभिलेख की बात करेंगे तो यह भी आपको एटा जिला उत्तर प्रदेश में दिखेगा, ठीक है। तो बिलसट आपको एटा में है, कहोम की बात करेंगे गोरखपुर में है, ठीक है। और ये महरौली की बात करेंगे दिल्ली में है, ठीक है। और ये जो है भित्ति स्तंभ लेख की बात करेंगे तो ये आपको गाजीपुर में है, ठीक है। इस सारे अभिलेख में कॉमन चीज क्या है? सारे ही सारे अभिलेख की बात करेंगे तो गुप्त वंशों से संबंधित है, ठीक है। सबका संबंध किनसे है? तो गुप्त वंश से है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, जरा देखिए, ठीक है। क्या प्रश्न? बंगाल के पाल शासकों के सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले फाउंडर कौन होंगे? गोपाल, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो गोपाल के बाद उनका पुत्र जो आते हैं धर्मपाल साहब, ठीक है। और धर्मपाल के बाद कौन आएंगे? तो धर्मपाल के बाद ध्यान में रखना कौन आता है? तो धर्मपाल के बाद आएंगे देवपाल, ठीक है। देवपाल, ठीक है। देवपाल के बाद कौन आएंगे? तो देवपाल के बाद विग्रहपाल, ठीक है। और उसके बाद कौन आएंगे? तो उनके बाद महिपाल, ठीक है। कौन आएंगे? तो महिपाल। तो सबसे पहले आपको धर्मपाल, तो धर्मपाल कितने नंबर में? 2 नंबर में। तो ये दोनों नंबर तो समाप्ति हो गया। धर्मपाल के बाद कौन आएंगे? देवपाल, तो 2-1, और 2-1 के बाद, ठीक है, 4 नंबर, ठीक है। मतलब विग्रहपाल, उसके सबसे लास्ट में महिपाल आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। पाल वंश की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो पाल वंश की स्थापना 750 में हुआ था, और 750 से लेकर 770 तक जो शासक जो थे गोपाल ही थे, ठीक है। और 770 से जो शासक बनेंगे 810 तक आई थिंक जो थे वो आपके धर्मपाल थे, ठीक है। और पाल के समय में आप देखोगे तो कुछ मतलब बौद्ध विहार की स्थापना होती है। इसमें से सोमपुरा बिहार की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, मुझे बताइए। सोमपुरा बिहार, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। और कुछ आंसर? सोमपुरा बिहार, धर्मपाल बोली थी, महिपाल भी बोल दो, उसके बाद विग्रहपाल भी बोल दो, देवपाल भी बोल दो, ठीक है। धर्मपाल होगा, क्या होगा? धर्मपाल, ठीक है। और ये धर्मपाल ने और कौन सा बिहार की स्थापना की थी? विक्रमशिला। उदंतपुरी की स्थापना किसने करा? उदंतपुरा, उदंतपुरी गोपाल ने, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। ये धर्मपाल वाला जो है ना, ये सोमपुरा, ये बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। बांग्लादेश का अगर पूछे जगह का नाम पूछेगा, बता सकते हैं बांग्लादेश में कौन सा जगह? नया गांव में है। कहाँ पे है ये? नया गांव, ठीक है, बांग्लादेश में पड़ता है। प्राचीन काल में प्रयुक्त होने वाला पद नाना देशी निम्नलिखित में से किसे संबोधित करता है? नाना देशी, या घर में जो पूजा जो होता है ना सत्यनारायण भगवान का, तो ये मतलब यूज होता है ये शब्द। सुना है आप लोगों ने ध्यान से? नाना देशी जो था ना, ध्यान में रखिए क्या था? हाँ, ठीक है। व्यापारियों एवं शिल्पियों का क्या होता था? ध्यान में रखें, संगठन होता था, उनको क्या बोलते थे? नाना देशी कहते थे, ठीक है। ध्यान में रखना है, प्राचीन काल में ये शब्द है नाना देशी
ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तमिल लेखों में इसे नाना देशिस कहा गया, जो वीर वनजु धर्म के संरक्षक भी थे। मिलान करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत की जो किताबें जो है, प्राचीन भारत की जो किताबें है, आपके मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? बताइए, किसने लिखी तारीख से फिरोज जियाउद्दीन शाही? बर्नी। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्ने लिखा है। हाँ, हाँ सही सर। है, सही है, सही है। तारीख फिरोज शाही, ठीक है। और उसके फतवाए जहादारी? शिराज हफीज। अफीक के द्वारा, ठीक है। एक मिनट। और उसके ताज उल मासिर? अमीन। हसन निसामी, ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद किताब उल यामनी? आप लोग गलत तो नहीं बता, फतवा जाहिदारी का लेखक आई थिंक जियाउद्दीन बर्नी होना चाहिए, ठीक है। तारीख फिरोज शाही के लेखक शम्स सिराज अफीफ होना चाहिए, ठीक है। और इसके मासिर का लेखक क्या बताया है? हसन निजामी होना चाहिए, ठीक है। और किताब उल यामनी के लेखक उत्बी होना चाहिए, ठीक है। तारीख फिरोज शाही, ठीक है। तारीख फिरोज शाही का जियाउद्दीन बर्नी है सर। बर्नी है सर। तो फुतुहात तारीख फिरोज शाही के बर्नी है, तो फतवा जहादारी का भी आई थिंक बर्नी होगा। एक बार चेक कर लीजिए, तो कंफ्यूज मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तारीख फिरोज शाही का भी बर्नी है, इसका भी सर बर्नी होता है, फतवाए जहादारी। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। लिटिल कंफ्यूज, ठीक है। दोनों का आई थिंक बर्नी ही होगा, ठीक है। फतवाए जहादारी का, इसका दोनों का बर्नी ही होगा, ठीक है। और मासिर का हसन निजामी, और किताबुल यामनी का उत्बी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए। बर्नी है। हाँ सर, बर्नी है। बर्नी से दोनों का सर। बर्नी में थोड़ा, हाँ, ये अफीक नहीं होगा, ठीक है। शम्स सिराज अफीफ नहीं होगा, ठीक है। वही मुझे कंफ्यूजन लग रहा था। इस इसका कोई किताब का नाम याद आ रहा है क्या? एक्चुअली तारीख फिरोज शाही जो है ना, वो दो ऑथर मिल के लिखा हाँ, था, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ। मतलब पहले वाला पार्ट वो लिखा था, फिर बाद में वो ऐड किया कर, ठीक है। तो हाँ, तारीख फिरोज वही शाही वही का, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, हाँ। ठीक है। ये भी होगा इधर, ठीक है। हाँ, वही थोड़ा लग रहा है, ठीक है। तो तारीख फिरोज शाही के बर्नी और शम्स सिराज अफीफ दोनों उत्तर इसका लेता है, ठीक है। अब दोनों का फतवा जियाउद्दीन जहादारी, बर्नी में। हाँ, शम्स सिराज अफीफ का भी योगदान था। छोड़िए, हटाइए, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन हो जाता। नहीं, बलबन ने जहांगीर का निम्नलिखित, पहला हम्म, दूसरा दोनों का बर्नी बता रहा है। हाँ, ठीक है। हालांकि अफीफ का भी योगदान जाता है तारीख फिरोज शाही में, शम्स सिराज अफीफ भी अफीफ, लिखा था ठीक है। पार्ट। अफीफ का भी है योगदान, ठीक है। बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्ति करने के एक पीछे क्या इक्तेदारों कारण पर था? नियंत्रण करने के लिए। तो बिल्कुल ध्यान में रखें, इक्तादारों पे नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, बलबन के द्वारा ख्वाजा नामक, ठीक है, अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल, इनका उद्देश्य क्या था इस अधिकारी की नियुक्ति के पीछे? तो इक्ता के अंतर्गत आय का मतलब क्या लगाना? अनुमान लगाना, ठीक है। ध्यान में रखना है। आप चलेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न है उस पर भी जरा ध्यान देते हैं। तो मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं मालवा। मालवा जो था इनका 1561 में था। सबसे पहले मेवाड़ की बात करेंगे तो 1567 में था मेवाड़। उसके गुजरात की बात करेंगे जिसको द्रुतगामी अभियान कहा गया, तो ध्यान रखिएगा 1572 में था, ठीक है। और मारवाड़ मारवाड़ की बात 1570। करेंगे, मारवाड़ जो था 1570 में था, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। और जिस समय मारवाड़ पे आक्रमण किया था वहां का शासक था रामचंद्र सेन। गुजरात पे आक्रमण करता 1572 में, ठीक है। और गुजरात पे जो उस समय जो प्रशासक जो था उसका नाम था मुजफ्फर खान थर्ड, ठीक है। मालवा पे जिस समय आक्रमण करता है 1561 में, उस समय वहां का जो शासक जो था बाज बहादुर, क्या नाम था? बाज बहादुर था, ठीक है। अब मेवाड़ पर जिस समय आक्रमण करता है, ये एक राजपूत राज्य था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। काफी था, ठीक है। यहाँ पे मेवाड़ पे आक्रमण के समय दो राजपूत बहादुर जो थे, काफी वीरता के साथ लड़े थे, जिसका नाम था फत्ता और जयमल, ठीक है। जयमल और फत्ता का नाम ध्यान में रखिए। कोई आगरा के किला गया है क्या कभी? आगरा के किला में से कोई गया है कभी घूमने?
हाँ सर। नहीं। तो आगरा के किला पे जाइएगा तो जयमल और फत्ता का, ठीक है, घोड़ा पे बैठा हुआ आपको दिख जाएंगे, ठीक है। शुरू में है तब सर। मूर्तियां आपको स्थापित है आगरा के किले के दरवाजे पे ही, गेट पे ही आपको दिखेगा जयमल और फत्ता साहब, ठीक है। और उस समय मतलब मेवाड़ का शासक आई थिंक जो राणा उदय सिंह रहा होगा, ठीक है। राणा उदय सिंह के बारे में, ठीक है, एक इतिहासकार लिखता है अगर राजपूतों को इतिहास से अगर राणा उदय सिंह को निकाल दिया जाए तो राजपूत का इतिहास मतलब कितना स्वर्णिम होगा, ठीक है। मतलब राजपूतों को इतिहास के लिए राणा सर उदय ये सिंह कलंक से तुलना करते हैं। मेवाड़ तो महाराणा प्रताप का था ना? महाराणा प्रताप इस समय थोड़ी ना थे, उस समय 1567 में महाराणा नहीं नहीं, प्रताप। वही थे, वो 1900 ये था ना। इधर से राजा मान सिंह थे, उधर से महाराणा प्रताप। लेकिन इस समय राणा उदय सिंह थे, बच्चे के जयमल फत्ता के समय राम नहीं थे ये, ठीक है। शासक ये नहीं थे, राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह किला छोड़ के भाग गया था राजपूत सरदारों के हाथ में थोप के, ठीक है। ये पे राणा महाराणा प्रताप तो इस समय नहीं थे, श्योर मैं हूँ, राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप बनते हैं, ठीक है। राणा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप बनते हैं। अकबर की लड़ाई पहले राणा उदय सिंह से होती है, फिर महाराणा प्रताप से 76 में हल्दी घाटी के युद्ध में होता है, ठीक है। अभी जो हाँ होंगे, मतलब तो अभी बाबर जो जब मेवाड़ के, खेलने लगा। ठीक है, अभी यहाँ पे राणा उदय सिंह होगा। राणा उदय सिंह घबराकर जंगल किला को छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। जयमल और फत्ता काफी बहादुरी के साथ लड़ता है, वीरगति को प्राप्त होता है। जयमल और फत्ता से अकबर इतना प्रभावित होता है इनके सम्मान में, ठीक है। इनको मतलब आगरा के किले के डेट पे मतलब क्या करता है, अब मूर्ति को स्थापित करवाता है। इनके बाद जो शासक बनते हैं ना, महाराणा प्रताप इनके बाद बनते हैं। 1572। हाँ ठीक हाँ, है ठीक 1572 है। के आसपास, ठीक है। राणा 72 उदय में और सिंह। 76 में। हाँ, राणा उदय सिंह थे। अब राणा उदय सिंह के पे कमेंट किया हुआ है, राजपूतों के इतिहास में सबसे कलंकित व्यक्ति था। अगर राजपूतों के इतिहास से इनका नाम निकाल दिया जाए तो राजपूत का इतिहास स्वर्णिम होगा। कोई ब्रिटिश, कोई अंग्रेज, कोई फॉरेनर का कमेंट है, मुझे एक्चुअली में उसका नाम नहीं याद आ रहा, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। मुगल कालीन पद वाकिया नवीस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाकिया नवीस, ठीक है। तो वाकिया नवीस क्या करते थे ये? रिपोर्टर होता था, कोर्ट राइटर। लेखक तो या बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, रिपोर्टर। ठीक है। तो वाकिया नवीस जो था दरबारी लेखक था, ठीक है। दरबारी लेखक को क्या बोलते थे? वाकिया नवीस बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में मराठा प्रशासन में भी इनका रोल होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं शेर शाह के काल में प्रयुक्त होने वाला पद विलायत निम्नलिखित में से क्या था? विलायत, तो विलायत ना नहीं कर रहा, विलायत जा रहा है क्या? दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाई की बात करेंगे, उनको क्या बोलते थे? विलायत बोलते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जो प्रशासनिक इकाई जो थी, विलायत की था। नाम से ही पता चल जाए, अभी नहीं बोलते थे विलायत गया हुआ है, डेट मीन्स काफी दूर गया हुआ है, ठीक है। तो उससे भी पता चल रहा। तालीकोटा के युद्ध की बात करेंगे तो दक्षिण भारत के निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सा प्रतिभाग नहीं था? तो बरार जो था, बरार फरार था, ठीक है। एक टीचर थे, हम लोग को याद करवाते थे बहुत पहले, 7 क्लास में पहले ना, पुराना वाला जो किताब जो था ना, बीटीसीसी के आते थे, उसमें दक्षिण भारत का इतिहास था, तो लोग भूल जाते थे। तो बरार जो था ना वो नहीं शामिल हुआ था क्योंकि इनका मतभेद था। किनके साथ बरार का मतभेद था? तो ये बीच आके भी शामिल नहीं होता। इन सारे में से किनके साथ इनका मतभेद था? तो था इमाद, वो नहीं होता क्या नाम? गोलकुंडा वालों के साथ था, ठीक है। नहीं, गोलकुंडा वालों के साथ इनका मतभेद था, इसलिए शामिल नहीं होते, ठीक है। ये राक्षसी टंगरी के युद्ध को, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम से जाते हैं। राक्षसी टंगरी का युद्ध, तालिकाटा का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध, ठीक है। इसको क्रस्ट के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक बन्नी पुस्तक हाटी। लिखी गई थी, बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जानते हैं। एक पुस्तक लिखी गई थी इस पे, ठीक है, तालिकोटा का युद्ध पे, ए फॉरगेटन एम्पायर, ठीक है, ए फॉरगेटन एम्पायर, विजयनगर है फॉरगेटन एम्पायर। पुस्तक का लेखक का नाम कभी कपूर सेबेल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? शेबेल ने लिखी थी, ठीक है। ये एक यात्री था जो कि विजयनगर के पतन के तुरंत बाद, ठीक है, विजयनगर की यात्रा पे आया था, तो उसने लिखा था फॉरगेटन एम्पायर, विजयनगर के ऊपर लिखा था। सेबेल नामक यात्री की एक यात्रा वृत्तांत है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं की गई थी? ठीक है, तो अमुक्ता मालदय तो की गई थी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक थी, ठीक है। तेलुगु भाषा का काफी क्लासिकल पुस्तक मांगी जाती है, ठीक है। जम्बावती कल्याणम की भी की गई थी, ये संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। ध्यान में रखिए, ये सब याद रखिए, ठीक है। आप बताइए दोनों में से कौन नहीं होगा? मैंने तो दो को एलिमिनेट कर दिया, आप अपना अमुक्ता दिमाग वाले मर्यादा बताइए। जो है ना सर, मनोकारिता। अमुक्ता मर्यादा जो है वो अंदल के बारे में लिखा गया था। हाँ, सेंट लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक थी मेनली, ठीक है। क्या बताया आप, क्या चीज के बारे में लिखा गया था? अंदल जो सेंट थी ना, अंदल अलवर सेंट जो थी, हाँ, उनके अच्छा बारे अच्छा में। अच्छा अच्छा।
हाँ, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी पुस्तक है, ठीक है। और ये मनुकारिता नहीं होगा, ठीक है, उषा कल्याणम होगा, ठीक है। उषा कल्याणम, उषा परिणयम, सॉरी, उषा परिणयम की बात की, इसकी भी रचना कृष्ण राय, ये भी संस्कृत में की गई थी। क्या थी? ये भी संस्कृत में थी, ठीक है। जम्बावती कल्याणम भी संस्कृत थी। मनुकारिता नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका किसने किया? पेड्डाना ने किया था, ठीक है। पेड्डाना, पेड्डाना किसके दरबार में रहते थे? पेड्डाना, पेड्डाना कृष्णदेवराय, किसके? कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज, दरबार में कौन रहते थे? क्या बोलते? तेनालीराम अष्टदिग्गज है। कहते थे ना, बिल्कुल, अष्टदिग्गज बोलते थे, ठीक है। अष्टप्रधान किनके दरबार में थे? अष्टप्रधान शिवाजी। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन एक तथा दूसरे को कारक माना गया। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेचारे लोग वॉरियर क्लास के लोग तो थे नहीं, ठीक है, इसीलिए कुछ मिला नहीं ऐसा वॉरियर क्लास वाला। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे तथा उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था, बिल्कुल। ये लोग वॉरियर क्लास से बिल्कुल भी, इनका कोई भी दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई ऐसा वॉरियर क्लास का कोई आरोप वगैरह मिला नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जा रहा, बताइए। तो सबसे पहले देखेगा, वेदों को प्रामाणिकता को स्वीकार करना गलत बात है। इन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। देखिए, तीन जो दर्शन जो है ना, वेदों को प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। बौद्धिज्म, जैनिज्म, और तीसरा कौन सा है? शवार्क। क्या बताएंगे? शवार्क, ठीक है। अब बाकी जो होता है ना, छठ दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन जो है वो वेदों को प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। मतलब अगर बात के इंडियन भारतीय दर्शन के हिसाब से बात करेंगे तो टोटल 9 दर्शन है, ठीक है। छठ दर्शन की बात करेंगे तो वेदों को प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, और 3 दर्शन की बात करें वेदों को प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता। तो इनको जो वेदों के प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? नास्तिक दर्शन। और नास्तिक दर्शन में कौन कौन आएंगे? तो बौद्धिज्म, जैनिज्म और शवार्क, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ये तीनों दर्शन जो है वेदों को प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया है, सही है। बिल्कुल सही किया है। ये बौद्धिज्म जो है से आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है। तो क्या पुनर्जन्म को मानता है? मानता है। मानता है, ठीक है। पुनर्जन्म की बात करेंगे तो मानता है, ठीक है, पुनर्जन्म को मानता है, और ये आत्मा को नहीं मानता है। जैनिज्म की बात करेंगे तो रीबर्थ और आत्मा दोनों को मानता है, ठीक है। निर्वाण का से जन्म मरण से मुक्ति पा जाना, बिल्कुल ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सब आसान प्रश्न है। अगर आपने बौद्धिज्म जाने, देखिए आप आपसे ये तो नहीं पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। आप उसको फिलोसफी से क्वेश्चन पर पूछेगा, आपको फिलोसफी याद होना चाहिए, ठीक है। जैनिज्म बौद्धिज्म पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से फिलोसफी पढ़ा रखी है, एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये मत सोचिए उसका जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध ने वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ठीक है, गौतम बुद्ध का मित्र का नाम क्या था, ये सब समय गया। वो 66वीं या 66वीं बीपीएससी के था। अब इसी तरह के प्रश्न दर्शन के ही लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं, यहाँ पे कुछ किताबें की नाम दी हुई है, ग्रंथ है, उनके रचनाकार का नाम बताया। सबसे पहले नीति सार तो आसान है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बता दें नीति सार के लेखक कौन है? कामंडक। ठीक है, तो गलत हो गया ना, ठीक है। उसके और बताए बृहत, क्या नाम है? बृहत कथा मंजरी, ये ऊपर वाला है। इसका क्षेमेंद्र होंगे, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ये भी गलत है, ठीक है, सोमदेव साहब होंगे। नीति वाक्यामृत के लेखक कौन है? ठीक है, ये ठीक है। अब सबका नाम देख देता हूं, ठीक है, ये सब तो गलत है। कथा सरित सागर के लेखक की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, कश्मीरी पंडित थे जिनका नाम था सोमदेव भट्ट, ठीक है, सूरी नहीं, सोमदेव भट्ट। बृहत कथा मंजरी के लेखक की बात करेंगे तो ध्यान रखें, क्षेमेंद्र। कौन हो जाएंगे? तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे बृहत कथा मंजरी के लेखक। नीति सार के लेखक की बात करेंगे, काफी पॉपुलर किताब है, क्या नाम है इनका? कामंदक। क्या नाम है इनका? कामंदक का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ, ये नीति सार जो है ना, थोड़ा कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र जो थे ना, उनसे मिलता जुलता है, ठीक है, ध्यान रखना है। किससे मिलता जुलता है?
तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में जो थ्योरी वगैरह जो है ना उसके थोड़ा पैरेलल में है। निम्नलिखित संगठन संस्थाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 में। 1875 में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज 1867 में। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। सेवा सदन की स्थापना कब हुई थी? सेवा सदन की स्थापना 1908 में। ठीक है, अब बताइए क्या होगा? ये 4 नंबर सबसे लास्ट में, ये तो ये कट गया है, ये कट गया। ठीक है, तो सबसे पहले 3-1 कौन सा है? 3-1-2-4 नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, हाँ। तब चलिए इसका सबका फाउंडर बता दो क्या? वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी, ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपकी मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी वेद समाज का। ठीक है, इसका फाउंडर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। प्रार्थना समाज का था, आप लोग जानते हैं कि रैनाडे साहब थे, बाद में शामिल हुए थे। रैनाडे साहब थे शुरू में, केशव चंद्र सेन थे बाद में, आत्मारंग पांडुरंग, बहुत सारे लोग थे। केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर रैनाडे साहब आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। आत्मारंग पांडुरंग बाद में शामिल होते हैं। ठीक है, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती थे, ध्यान रखेंगे। 1875 में बैक टू वेदास का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, सेवा सदन की बात करेंगे तो बहराम जी एम मालवारी। ठीक है, तो ये मुख्यतः किस धर्म को सुधार करने की बात करते थे? ठीक है, सेवा सदन बहराम जी, मतलब बिल्कुल ठीक है, फारसी। ठीक है, फारसी धर्म, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, बलराम जी मलवारी जी का बड़ा योगदान है। ठीक है, कौन एज ऑफ कंसेंट की बात करेंगे ना उसको, ये वाला पंडिता रमाबाई होगा ना, सेवा सदन 1908 में। सेवा सदन जो था एक ये भी इनका भी तो था ना, बलराम जी वाला, जो एज ऑफ कंसेंट को पारित करवाए थे। तो सर वो मैरिज एक्ट था ना 1897 वाला जो बोल तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, एगो सेवा सदन जो था पारसी धर्म से भी संबंधित था। गांधी इरविन समझौता होता है जिसको किस पैक्ट के नाम से जानते हैं? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस ने समन्वय आंदोलन समाप्त करना स्वीकार किया, बिल्कुल। राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया, तो क्या दिया गया? क्या दिया तो गया था, लेकिन सब करते नहीं है। ठीक है, बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति दी गई, नहीं, कोई समझ नहीं है। विदेशी वस्तुओं शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने का अधिकार प्राप्त हुआ, सब हो गया था। ये वाला नहीं था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1940 में। तो इनका गांधी इरविन समझौता से कोई भी योगदान, कोई भी मतलब संबंध नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। केशव चंद्र सेन ने किया था सर। देव समाज नहीं, वेद समाज। हाँ सर, वेद समाज का केशव चंद्र सेन। और अच्छा, ये थे, क्या नाम था, श्रीधर नायडू थे, साउथ के, एस नायडू करके नाम था, वो किए थे ना वेद ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने का अधिकार को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान एवं याचना दिवस मनाने का आग्रह किया। तो सारे ही सारे कथन की बात कैसे ही। आप हमें ये बताओ, रॉलेट एक्ट कानून में जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था उनको अधिकतम कितने समय के लिए गिरफ्तार करके रखा जा सकता? 2 वर्ष, 3 साल की कैद होती थी, 1 साल की कैद होती थी, 4 साल की कैद होती, कितने साल की कैद होती थी? 2 साल है सर। 2 साल है। यस सर। ठीक है, 2 साल है कि 3 साल है, मैं खुद कंफ्यूज, चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 2 साल सही लग रहा है। ठीक है, तो इनको क्या होता था ना, अपील करने के अधिकार नहीं होती थी, अपना वकील रख सकते थे, अपने प्रत्यक्ष में किसी भी प्रकार की दलील नहीं दे सकते थे। ठीक है, और महात्मा गांधी ने अपमान एवं याचना दिवस मनाने की जो घोषणा जो की थी, वो तारीख कौन सी थी जिस दिन रॉलेट एक्ट को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है? 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, क्या होगा? 6 अप्रैल 6 अप्रैल को होगा। ठीक है, और इसी 6 अप्रैल के इसी पे फिर भी विरोध वगैरह होता है तो 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। वो 2 व्यक्ति कौन थे? एक मुस्लिम थे और एक सिख थे। सैफुद्दीन किचलू और क्या थे? डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, मुझे जहां तक याद है ना, शायद 3 साल का होता है एक बार, रॉलेट एक्ट में 3 साल के लिए गिरफ्तार किया जाता था। ठीक है, बस चेक कर लीजिएगा आप लोग इसको।
ठीक है। और उसी को लेकर 13 अप्रैल को क्या होता है ना, जलियांवाला बाग में एक बागा सभा हो रही होती है जिसपे अंधाधुंध फायरिंग का घटना आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1600 राउंड फायरिंग की गई थी। एक बार देख लीजिए, 3 साल है क्या इसका आंसर? कितने दिन तक गिरफ्तार करके रखा जाता था? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित विद्रोहों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग है। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था देवी और सजनों? सर 2 साल ही लिखा है। 2 साल है, ठीक। ठीक है, 2 ईयर से इसको ध्यान में रखना है। ठीक ठीक है। है, अब यहाँ पे पागलपंथी विद्रोह कब हुई थी क्या बताएंगे? 1813 में। रामोसी विद्रोह 1822 का है। रामोसी विद्रोह का नेता बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है, क्या नाम है रामोसी विद्रोह का नेता? बीपीएससी बलवंत फैक्ट है। ठीक है, बीपीएससी रिवॉर्ड वगैरह से बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, ध्यान में रखना। पागलपंथी विद्रोह का नेता करमशाह भुल्ले शाह शासक होते हैं, हाँ। करमशाह नाम था। करमशाह करमशाह टीपू थे। शाह। ठीक है, टीपू शाह था। ठीक है, फकीर विद्रोह का नेता मजनू शाह। ठीक है, फकीर विद्रोह का नेता क्या था? मजनू शाह। कब हुई थी फकीर विद्रोह? ठीक है, वही साहब 77 के आसपास। कुका विद्रोह का नेता राम सिंह। राम सिंह कुका। ठीक है, कब हुआ था राम सिंह कुका का विद्रोह? ये 1860 से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कालक्रम में सबसे पहले देखोगे तो फकीर विद्रोह आ जाएगा, उसके बाद पागलपंथी आएगा, फिर रामोसी आएगा, फिर बाद में कुका हो जाएगा। ठीक है, कुका विद्रोह का और भी एक नेता भगत जवाहर मल। ठीक है, पंजाब में हुआ। हाँ, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। फकीर विद्रोह की बात करें बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, रामोसी आपका होगा यहाँ पे क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान इसका रखना रीजन है। सर वो कुछ काला जादू था ना, किसका? कुका रिबिलियन का। कुका रिबिलियन का नहीं था ये, जो मुख्यतः जो कुका विद्रोह जो थे ना, से ये पंजाब में जो था क्या बोलते उसको, हाँ मतलब सिख पंथ में जो बहुत अधिक बुराई आ गई थी। कुछ लोग जो थे ना सिख के हाँ। मठाधीश जो थे ना, मठ पे कब्जा करके बैठ गए थे। वहां पे लोग जो चाहते मठ को मतलब मुख्यतः मतलब आजाद कराए। तो सिख पंथ में अंधविश्वास थी, बुराई को लोग बहुत अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसी को लेकर था। ठीक है, मतलब ये धर्म सुधार था। ये डायरेक्ट मतलब जो थे ना गवर्नमेंट के साथ मतलब वो फेस ऑफ में नहीं शामिल थे। ठीक है, धर्म सुधार था। इनका नेता कुका का ध्यान में भगत जवाहर मल। इनको सियान साहब के नाम से कहते हैं। ठीक है, बीपीएससी ने एक बार पूछा था से किस, हाँ। ठीक है, जनजातीय विद्रोह का नेता को सियान साहब के नाम से जाना जाता था, तो ये भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से कहते थे। ठीक है, अब आते ध्यान, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसने किया था बता ही दोगे आपने, किसने किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक जो था ध्यान में रखेंगे, तो वहां पे गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? गांधी जी कहीं पर सही नहीं जाते थे, हमेशा उनको बुलाया जाता। अनसुईया साराभाई। ठीक है, अनसुईया साराभाई की बात करेंगे तो अंबालाल साराभाई की बहन थी। भारत में जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते हैं, जिन्होंने इसरो की स्थापना की, विक्रम साराभाई की बुआ थी। ठीक है, और मृणालिनी साराभाई की भी बुआ ही लगेगी, क्योंकि विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई दोनों कपल्स थे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अनसुईया साराभाई ने महात्मा गांधी को ध्यान में रखना है यहाँ पे आमंत्रित किया था, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें हो रही थी। और उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पे 2 रास्ते निकाले थे। आपका जो आ गया प्लेग की जो बोनस को लेकर डिमांड ये लोग कर रहे थे। ठीक है, तो मिल मालिक जो था कितने प्रतिशत प्लेग बोनस देने के लिए तैयार थे? मिल मालिक कितना परसेंट बोल रही थी इसे आप ले लो ऐसा कर? 20%। नहीं, 20%। ठीक है, और ये मजदूर कितने मांग रहे थे? 50% नहीं, 50%। ठीक है, 50, गांधी जी ने 35 पे रास्ता 35 पे गांधी जी ने एग्री करवा दिया था। ठीक है, तो मिल मालिक 20% देने के लिए तैयार थे, मजदूर जो थे 50% मांग रहे थे। गांधी जी ने 35% पे दोनों का रास्ता फिक्स करवा दिया। ठीक है, हाँ, एवरेज कर दिया गांधी जी ने दोनों को जोड़ के हाफ। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधारों में सम्मिलित थे? तो सबसे पहली बात तो ये तो सुधार कोई था नहीं, लेकिन ब्रिटिश इसको भी सुधार कहता है, तो क्या ही बोला जाए। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई, ये तो ठीक ही था। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान की बात करें 1892 के एक्ट में ही हो गया था, तो ये तो होगा नहीं। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रादुर्भाव की बात करेंगे, ठीक है, तो था इसमें। ठीक है, प्रांतों ये भी आ रहा कि द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में हुआ है ना?
कौन सा हाँ। दुसदनीय व्यवस्था? केंद्र, अच्छा केंद्र की बात हो रहा है, सॉरी, केंद्र की बात हो रहा है, 1935 में होगा, ठीक है, 1935 में होगा, ठीक 1919 है। में सर, 1919 में। 1919 प्रांत में, केंद्र में नहीं, 1919 में प्रांत में, 1935 में केंद्र में, ठीक है। 1935 में केंद्र को स्थानीय प्रांत वाला कैंसिल कर प्रांतीय, दिया था और हाँ, सेंटर में लेके आ गया था। प्रांतीय स्वतंत्रता की नींव रखी जाती है 1935 के एक्ट में प्रांत में, और केंद्र में दुसदनीय व्यवस्था की 1932 में शुरुआत की जाती है, ठीक है। हमने न केवल द्विसदन पढ़ा था, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था का सीधे रहेगा ना तो 1892 होता। प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ भी नहीं था इसमें, ठीक है, मतलब पहला सही है और दूसरा सही है, ठीक है। एक सॉरी, पहला और तीसरा केवल चौथा भी सही, सर बाकी सब 1919 में ही था ना? प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली, बिल्कुल, ये 1919 में हो जाएगा, ठीक है। केंद्र में अगर डायरकी पूछेगा तो बोलते हैं सर 1935 में। और डायरकी, ठीक है, डायरकी एक पुस्तक थी, ठीक है, जहां पे इस तरह के प्रशासन की जानकारी दी थी। डायरकी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस, हाँ, ठीक है, वो किताब, हाँ, किताबें भी लिखी थी उसने, ठीक है। अब आते एक प्रश्न और भी है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका आ रहा है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा की स्थापना की थी? किसने की थी? रोजी फॉर्दोंजी। देखिए सर, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, नहीं था पूछ रहा है, ठीक है, महादेव नहीं था, गोविंद ठीक है, रानडे। ठीक है। तो रनाडे साहब का संबंध नहीं था। बाकी दादा भाई नौरोजी थे, हदोंजी थे, ठीक है, एस एस बंगाली। ये पारसी धर्म सुधार आंदोलन था, ठीक है, क्या था? तो पारसी, ठीक है, सुधार आंदोलन था, ठीक है। तो रनाडे साहब इसमें नहीं थे, बाकी सबके सब थे, ठीक है, ध्यान में रखना। पूना सार्वजनिक सभा से कौन जुड़े हुए थे? और गोपाल कृष्ण गोखले। ये पेशे से क्या थे रनाडे साहब? रनाडे साहब पेशे से क्या थे? जज। जस्टिस थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोखले साहब, रनाडे साहब दोनों के दोनों जज थे, ठीक है। जस्टिस रनाडे बोलते हैं इनको। क्या? सोक्रेटिस जो बेस्ट बोला जाता ना सर, पश्चिम का सुकरात। पश्चिम का सुकरात रनाडे को, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं इनको, ठीक है। आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को एक काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए बताइए। अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक 1917। 1918, 18 असहयोग आंदोलन 21, 1921। खेरा, खेरा अभी 18 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919, यूज कर दिया। ठीक है। अब ये अहमदाबाद पहले हुआ कि खेरा पहले हुआ? दोनों 1918 की घटना। अहमदाबाद हुआ था। खेरा, अहमदाबाद पहले हुआ है। खेरा मार्च में होता है, ध्यान रखिएगा। 15 मार्च के मार्च में ही होता है दोनों का दोनों, तो ये 15 मार्च के आसपास है, 1-3-2-4। ठीक है। ये आई थिंक 22 मार्च के आसपास है, ठीक है। एक सप्ताह का आई थिंक दोनों में अंतर है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा बताइए? 1-3-4-2। 1-3-4-2 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो खेरा पहले होगा, फिर अहमदाबाद जाएंगे, ठीक है। खिलाफत, देखिए खिलाफत जो था 1919 में प्रारंभ हो गया था, तुर्की के साथ सेबस की संधि की गई थी। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट सभी जगह पे शुरू हो गया था। लेकिन खिलाफत को लेकर एक मीटिंग जो हुआ था इलाहाबाद में, वो 1920 में हुआ था, जहां पे खिलाफत और सहयोग को दोनों को एक साथ कैसे चलाया जाए इस पे बातें हुई थी। खिलाफत का नेता गांधी जी को बनाया गया था, ठीक है। चलिए बताना है 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे, ठीक है, ध्यान। आनंद मोहन बोस भी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे, जो कि दिया हुआ। पूना सार्वजनिक सभा रनाडे साहब बताई दी आपने। इंडियन लीग फिरोज शाह मेहता भी सही है। अब बम्बई प्रेसिडेंसी की बात करेंगे, शिशिर कुमार घोष भी सही है, ठीक है। इंडियन सॉरी मिस्टेक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी होंगे फिर से मेहता। एक मिनट, कॉमन सेंस होना चाहिए। महाराष्ट्र से आते थे, ठीक है, ये बंगाल से आते थे, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन के थे, 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। साल याद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, साल सजाने के लिए बोल देगा, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी। पूना सार्वजनिक सभा रनाडे साहब 1870, 70 ना 70। इंडियन लीग 1800, इंडियन लीग का कब हुआ था? 1875 में, ठीक है।
और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1885 में, ठीक है। 80 में। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए। फिरोज शाह मेहता, इसमें केती तैलंग और बदरुद्दीन तैयब, इनको बम्बई का क्या बोलते थे तीनों को? ठीक है, क्या बोलते थे? बम्बई के त्रिमूर्ति। बम्बई के त्रिमूर्ति किनको बोला जाता था? तो फिरोज शाह मेहता, केती तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को क्या बोलते थे? बम्बई के त्रिमूर्ति बोलते थे। बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है इस पे, ठीक है। तो लाल पाल बाल के अलावा ना इसको भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। महाराष्ट्र से भी, साउथ से भी 3 गो नेता आते थे, वो भी कुछ बनाते थे। संथाल विद्रोह के नेता बताइए। सिद्धू एंड कान्हू। सिद्धू और कान्हू। चांद भैरव। और बहन का नाम? बहन का नाम क्या था इनका? फूलो और झालो। फूलो और झालो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संथालों ने, ठीक है, किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था? ठीक है, मेजर बारो को इन्होंने पराजित किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस काफी क्या बोलते उसको यार, किस दरोगा की हत्या कर दी थी, जो कि बहुत ही मतलब जल्लाद टाइप का दरोगा था? हरि सिंह। हरि सिंह, अच्छा। उसका नाम था महेश लाल या फिर महेश दास? हाँ, महेश। लाल या दास ऐसे ही कुछ था, एक बार देख लीजिएगा, चेक कर ले। उसकी हत्या कर दी थी। अहम विद्रोह का नेता? गोमधर को। इनकी इनकी मृत्यु किस जेल में हुई थी? अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में था, इनका वो बनाया गया है, ठीक है, साउथ में। किस जेल में इनकी मृत्यु हुई थी? साउथ में। भारत में वो जेल नहीं है, फुट पिलियर में। भारत में वो जेल नहीं है। जहां के नेता थे वो देश सीमा भी बनाती है इससे। ढाका जेल में मृत्यु हुई थी, ठीक है। ढाका के जेल में इनकी मृत्यु हुई थी अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। इनका प्रतिमा बनाया गया है, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह? कौन था पागलपंथी विद्रोह का नेता बताइए? करम शाह, टीपू शाह, ठीक है। चित्तर विद्रोह, सॉरी, रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, ठीक है। और एक और नेता बलवंत फरके, ठीक है। बलवंत फरके का नाम ध्यान में रखें, ठीक है। कहां पे हुआ था? तो पूना के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, ठीक है। टैक्सेस को काफी अधिक बढ़ा दिया था, ठीक है। सतारा पूना के आसपास का ये विद्रोह था। अब आते बताना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स थे। और किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अगर गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाए तो हेस्टिंग्स लगाओगे आप, ठीक है, कि इसकी स्थापना 1784 में हुई थी। 85 तक आपका गवर्नर जो था हेस्टिंग्स ही था, ठीक है। अब विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब बाद में जाके इसका नाम रखा दिया गया था 1832 में, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब फिर 1936 में इसका नाम बदल के द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रख दिया था। मतलब ब्रिटिश को ना हर कुछ में रॉयल लगाने का बहुत शौक था, सब कुछ में लगाते थे, ठीक है। अब विलियम जोन था ना, सिविल सर्वेंट है, ध्यान में ये भी रखना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डिटन के काल में संबंधित थी? तो लॉर्ड डिटन के काल में कौन सी घटनाएं संबंधित थी? रिचर्ड स्ट्रेची के साथ में अकाल आयोग बना था, ठीक है। जिसको अगर अकाल आयोग एग्जाम में नहीं रहती, इसके जगह दुर्भिक्ष लिखा होगा, ठीक है, दुर्भिक्ष, ठीक है। ये पहली बार जो बनाई गई थी, ध्यान रखना, लिटन के समय में 1878 के समय जो बना था। और इसके जो अध्यक्ष जो थे स्टर्ची को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी लागू किया गया था। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। देसी भाषा में निकलने वाले सारे प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। और मुख्यतः किस अखबार को लेकर मेनली लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? किस अखबार को सबसे पहले टारगेट किया गया था? नहीं, सही उत्तर नहीं है, फिर से बताइए कोई लोग। नहीं, सोम प्रकाश, ठीक है। मुख्यतः लाया गया था किसके लिए? सोम प्रकाश के लिए लाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। किसने इसके समर्थन किया था? तो पायनियर ने इसकी समर्थन किया था, ठीक है। किसने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ठीक है, एबीपी, ठीक है। एबीपी न्यूज श्रेणी जो आप देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसका उधर से ही कनेक्ट करता है, ठीक है। एबीपी अमृत बाजार पत्रिका आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों घटना जो थी लिटन के समय था। अब प्रथम फैक्ट्री अभियान इलवर्ट विल विवाद की बात करें तो रिपन के समय में था, ठीक है। रिपन। तो एक का दो जो है सो लिटन से संबंधित घटना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो
हाँ, तो जब भी आप लोग सेट बनाते हो ना, तो नेक्स्ट समय में गलती क्यों होती है ना, फिर से उसी के आसपास नंबर आता है ना, ऑप्शन के ऊपर आप लोग डिस्कस नहीं करते होंगे। जैसे मान लीजिए फैक्टरियत नियम आया, ठीक है, तो एक 81 में आई थी, एक 91 में आई थी, वो देख लेना, ठीक है। हाँ उसके बाद फैक्ट्री अधिनियम जब इंडिया फ्रीडम होता 73 है क्या तो भी था? आता है। हाँ, 4 बार या 5 बार होगा, ठीक है। फैक्ट्री अधिनियम में एजेस वगैरह कितने क्या रखे गए थे, कितने इलबर्ट उम्र के? इलबर्ट बिल विवाद क्या था, ठीक है, क्यों इलबर्ट बिल विवाद शुरू हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से 4-5 फैक्ट बनते, क्यों लाया गया, किसके विरुद्ध लाया गया, किसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली रातों रात, किसने उसका समर्थन किया, एक दो विद्वानों का कोट है उसको आप कोट कर देते। स्टैट्सी के बारे में जब पढ़ रहे हो, अकाल आयोग, कितने अकाल आयोग बने थे, पहले कब बने थे, रिपन के समय जो अकाल आयोग था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो ये सब जब फाइनली जब करेंगे तो काफी समय तो लगेगा, लेकिन हाँ, इस टॉपिक से जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नेक्स्ट टाइम आपके सेट में वो गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थ्रोली डिस्कशन का मतलब यही होता है, ठीक है। हाँ, करने की और तो कोई स्वयं प्रकाश का ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिल्कुल ठीक। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार समानांतर सरकार की गठन किया गया था, ठीक है। तामलुक में भी था, बलिया में भी था, सतारा में भी था, ठीक है। तो कहाँ पे की गई थी सबसे पहली बार, तो ध्यान रखेंगे बलिया वाला सबसे पहली बार था, ठीक है। अब बलिया नहीं, तामलुक वाला लंबे समय तक चली थी, ठीक है। बलिया के नहीं सर, नेता कौन थे, सतारा सबसे लंबा चला था ना सर। सॉरी, सतारा लंबा चला था, मिस्टेक, ठीक है। ये बलिया के नेता कौन थे, चीतू पांडे, क्या नाम था इनका, चीतू पांडे थे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे लंबी कहाँ की चली थी, सतारा वाली। यस सर, सतारा क्वेश्चन भी आया था अभी। ठीक है, तो कंफ्यूज कर रहा तो मैं देख लीजिएगा फिर, ठीक है। 1743 से लेकर 45 तक चली थी, यहाँ लंबे समय तक चली थी, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नहीं बना था, एक समानांतर सरकार बहुत पहले ना यहाँ पे बना था, अफगानिस्तान के समय, अफगानिस्तान में बना था 1915 के आसपास। उसके नेता कौन थे बता सकते हो आप। सर उसके प्रेसिडेंट और वो दोनों अलग अलग। राजा थे, बरकतुल्ला, राजा ठीक है। एक और कौन थे, राजा साहब थे, जाट थे वो वहाँ के। राजा महेंद्र राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। 1915 के आसपास बनी थी, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला की सरकार थी, ठीक है। उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसे करके बने थे। हाँ हाँ, प्रेसिडेंट बरकतुल्ला था। हाँ, एक प्रेसिडेंट होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे। 1915 में बनी थी। कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में सम्मिलित नहीं थे, कौन नहीं थे, ठीक है। तो पी रघुवाचार्य, ये इन सबको मिला के मैंने क्या बोला था, इनको महाराष्ट्र के क्या बोला जाता था, त्रिमूर्ति। तो इनको महाराष्ट्र के त्रिमूर्ति बोलते थे, ठीक है। ध्यान रखना, इनको महाराष्ट्र का त्रिमूर्ति बताया। एम बी रघुवाचार्य के बाद कांग्रेस की एक अध्यक्षता भी किया था इन्होंने, क्या चीज का किया था, कांग्रेस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इनका जो योगदान जो है ना, ध्यान रखें, वहां पर भी मद्रास में भी जो मद्रास महाजन सभा जो बना था, महाराष्ट्र के 3 लोग जो थे उसमें बी रघुवाचार्य थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे और आनंद चार्लू थे, आनंद पी चार्लू, ठीक है। वो भी मद्रास से भी तीनों लोग थे, ये भी मतलब मद्रास के कुछ इनको कहते हैं, भूल रहा हूँ, ठीक है। सूरत अधिवेशन की बात करेंगे तो 1907 में हुई थी, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन, अध्यक्षता किसने की थी, बिहारी बोस, ठीक है। हाँ, लूसेंट में देखेंगे ना तो इसमें बोस लिखा रहता है, ठीक है, तो वो गलत है। लूसेंट बोस लिखता है, वो गलत है, ठीक है। घोष होगा, घोष सही आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। 1916, हाँ 1911 में बम फेरा, जिसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, ठीक है, जो कि हार्डी के ऊपर बम फेंका गया था, लेकिन हार्डी बेचारा बच गया, ठीक है। नहीं बचना चाहिए था, लेकिन बच गया वो, ठीक है। तो क्या होगा, रास बिहारी घोष होगा, ठीक है। इसको बिशन नारायण दत्त की बात करें, इनसे क्या प्रश्न है, बिशन नारायण दत्त से, कलकत्ता अधिवेशन 1911 वाला, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1905 वाला। कहाँ का अधिवेशन थी, बनारस का है। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तीनों का साल बताइए। 93 है और फिर 6 साल उसमें जोड़ने पे 2 है, 1906, 1906, 93 और 86, ठीक है। 1906 में भी मतभेद होने वाला था नरम दल गरम दल में, तो बहुत सारे नेताओं ने सोचा 20 का रास्ता, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिसका कोई विरोधी नहीं करेगा, ठीक है। तो नौरोजी साहब हमें लंदन में थे, आराम से बैठे हुए, तो उनको सब तंग करके वहां से बुला लेता है, देखिए बहुत लफड़ा हो गया,
धर्म दल वाला बोला हम बनेंगे, गरम दल बोला हम भले, आप आ जाइए, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है। तो दादाभाई नौरोजी को स्पेशली लंदन से बुलाया जाता है, ठीक है, 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए। रीजन क्या था? गरम दल नरम दल में मतभेद होना, ठीक है। लेकिन 1906 में तो नौरोजी साहब ने बचा लिया, लेकिन 1907 में कोई नहीं बचा पाया, इसलिए उस अधिवेशन पूरा भी नहीं होता है, जूते चप्पल सब चलते हैं, ठीक है, और कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लेबर पार्टी, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी आर इंडिपेंडेंट अम्बेडकर। लेबर पार्टी के संस्थापक की बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ध्यान में रखना है। और ये पार्टी जो थी 1937 के विधानसभा में चुनाव भी लड़ी थी और 13 सीटों पे जीत भी हासिल की थी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से व्यक्ति कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे? तो अम्बेडकर साहब कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल थे, ठीक है। तो जब शुरुआती कांग्रेस की मंत्रिमंडल में बनी थी तो बहुत ऐसे लोग जो थे जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। अंबेडकर जी वन ऑफ देव, ठीक है। उनके बारे में बात करेंगे तो श्यामजी कृष्ण सॉरी क्या नाम था उनका यार, जो जिनके विचार पे बीजेपी चलती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, उनका भी कांग्रेस से कोई लेना देना श्यामा नहीं था, प्रसाद वो भी वो भी मंत्रिमंडल में शामिल थे, ठीक है। कांग्रेसी मंत्रिमंडल की जो पहली मंत्रिमंडल जो बनी थी उनमें से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले भी वही थे, ठीक है। नागपुर की कांग्रेस अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तभी तो एक क्वेश्चन तभी मैंने क्लास में ही आउट करवा दिया था, पहला वाला सही है। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया, ध्यान में रखना है। तो सही है कि गलत है बताइए? ये भी सही है, ठीक है। कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों वर्किंग कमेटी को सौंपा गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग कमेटी, ठीक है। कांग्रेस में सारा बात तो हो जाता था, लेकिन आखिरी रूप में निर्णय लेने के लिए वर्किंग कमेटी ही होती थी, ठीक है। यह भी 15 सदस्य थी। एक 15 सदस्य और कौन सी समिति थी जिसकी स्थापना 1858 के एक्ट में की गई थी? ब्रिटेन में जो भारत सचिव जो बैठता था, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी जो कहते थे, उसको भी हेल्प करने के लिए 15 सदस्य ही होती थी, 15 सदस्य ही थी ना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में किसने तमिलनाडु में सबनीय अज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया? क्या बताएंगे? किसने किया था? ठीक है, श्री राजगोपालचारी, ठीक है। तमिलनाडु में किसने किया था? श्री राजगोपालचारी। कहां से कहां तक इन्होंने यात्रा की थी? क्या बोलते हैं इनको? त्रिचिरापल्ली से तिरुचिरापल्ली से, ठीक है, वेदारायण तक, ठीक है, वेदारायण। अगर पूछेगा इनमें से किस नेता का, ठीक है, ये इनका भारत छोड़ो आंदोलन में कोई रोल नहीं था, ठीक है, ध्यान रखें, भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मालाबार बायकॉम सत्याग्रह के अनुयायियों ने नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट से, ठीक है, पायनूर की यात्रा की थी, ठीक है, ध्यान में रखना था। कालीकट से पायनूर की यात्रा की गई थी वायकॉम सत्याग्रह के अनुयायी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है। केरला से हो जाएंगे, केलपन साहब जो थे, बंधु चौधरी, ये आपके वहां से सिलहट से आते थे, ये सिलहट से आते थे। सिलहट से कहां तक पहुंचे थे पता है? असम में तो समुद्र है नहीं, तो ये लोग पहुंचे थे सिलहट से ना, कहां पे पहुंचे? बंगाल के नुआखली में गए थे, नुआखली के समुद्र तट पे जाके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। असम से ये लोग चले थे सिलहट से, और ये मुख्यतः ध्यान में रखना है कहां पे पहुंच गए थे? नुआखली के समुद्र तट पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहिष्कृत हितकर्मी सभा का गठन किया गया? तो आप लोग तो बता ही दोगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। कब किए? तो ठीक है, तो इसी बात पे ये भी बता दिए कब किया गया। 1924 में किया गया, ठीक है। और इसी संस्था के द्वारा ना दलितों का माउथ स्पीच के तौर पे एक न्यूज़पेपर भी निकलती, इसका नाम बहिष्कृत। इसकी स्थापना कब की? बहिष्कृत कब से निकलती थी? 1927 में, ठीक है, ध्यान रखो 27 में, ठीक है। हाँ, मुख्य नायक भी था, ध्यान में रखेंगे, बहिष्कृत भी था 1927 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। महार सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बोला गया था भाई साहब मनुस्मृति को जलाएंगे 1925 1927 में, ठीक है। कौन सो गया है? बताए
कौन सोया है भाई? इस्माइल सो गई है तुम? पकड़ा गया। बताइए, वैकेंसी आ गई फिर भी नींद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसको बोलते हैं सर नींद के टाइम प्रति थोड़ा पहले कर डेडिकेशन। लेते हैं ना यही पेपर का। समर्पण चाहिए, ठीक है? अरे टाइम तो बोला था 9 बजे से करने के लिए, तो आप ही लोगों ने विरोध किया से नहीं सर 10 बजे से रहने दीजिए, ठीक है? तो मैं क्या करूं? सर 12 बजे से पहले हो जाता ठीक तो है, सही था सर, 12 बजे से पहले सोने में सही रहता। ठीक है, अरे कर भाई जो देंगे। खाना खाना बनाता है खाता है उसका भी तो सोचो कम से कम। 9 बजे तो लाइब्रेरी से ही आता है इंसान। ठीक है, ठीक है, हटाइए। चलिए एक दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, बताइए, ठीक है? तो महार सत्याग्रह जो था, ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र में किया गया था। यहाँ पे रीजन क्या था? जो ऊंची जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोग जो थे उनको तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता है, ठीक है? तो महार सत्याग्रह निकाला गया, जिसमें क्या था? मनुस्मृति को जलाना था। सभी लोगों ने चुल्लू से मतलब क्या किया था? तालाब से पानी पिए थे, ठीक है? तो महार सत्याग्रह के लीड जो किए थे 1927 में, कौन थे? तो ध्यान रखना, अम्बेडकर जी, ठीक है? चलिए आप चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करती थी, ठीक है? तो ध्यान में रखना है, संध्या भी करती थी, संध्या भी थी, ठीक है, काल भी काल था, भी करती थी, युगांतर भी। ये जो युगांतर भी था ना, था। ये ब्रिटिश का चमचा था, ठीक है? क्योंकि इसका जो फाउंडर जो था एक ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश का चमचागिरी करता था। ये माउथ स्पीच था, ध्यान में रखेंगे, ब्रिटिश सरकार की भाषा बोलती थी। तो जितनी भी गतिविधि जो होती थी ना, वो सबका मतलब ना विरोध करता था। इसने मतलब क्या कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन भी किया था, ठीक है? तो पायनियर को छोड़ के बाकी सारे ही साले की बात करेंगे, सही। काल के फाउंडर जो थे, कौन थे काल के फाउंडर? बीपीएससी ने कई बार प्रश्न इसका पूछा है। प्राणजपे, क्या नाम था उनका? प्राणजपे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है? प्राणजपे, ठीक है? ये पायनियर जो थी आपकी इलाहाबाद से निकलती थी, ठीक है? ये भी आपको ध्यान में। संध्या की बात करेंगे तो बंगाल विभाजन के विरोध में इसने खूब लिखी थी, ठीक है? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, युगांतर की बात की, युगांतर भी काफी इंपॉर्टेंट है। बरिंद्र कुमार घोष जो थे उनके द्वारा इसको निकाली जाती थी, ये बंगाल से निकलती थी। भूपेंद्र दत्त हम्म, दत्त भी है, बरिंद्र कुमार घोष हाँ, और भूपेंद्र दत्त। बरिंद्र कुमार, हाँ, भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे, ठीक है, बिल्कुल भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे। स्वामी विवेकानंद के 91 भाई। नहीं कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त? नहीं हाँ तो हाँ, नहीं, उनके तो भाई थे, अपने भाई थे, दयानंद उसके बारे में पढ़े हैं, अपने हो भाई थे। सकता है, ठीक है। भूपेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला आजार से मुक्त, काला आजार, कालाजार काला आजार से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है? काला आजार से मुक्त होने वाला पहला देश बांग्लादेश बन गया है, ठीक है? निम्नलिखित में से चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? पेट 46 बताइए, लोगों, पेट से तो पता ही चल रहा है, प्लास्टिक को नष्ट करने ठीक है? वाला। हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम को क्या बोलते हैं? पेट 46 बोलते हैं, ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हालांकि पहले का क्वेश्चन ये सब। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी किया गया? ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, बिल्कुल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओईसीडी बोलते हैं, ठीक है? ओईसीडी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट, ठीक है? इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1961 में इसकी ओईसीडी की स्थापना हुई थी, ये भी आप चाहो तो याद रखेंगे, ठीक है? अक्टूबर 2023 में केंद्रीय रेल मंत्रालय निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया था? इनमें से किसको नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो राइट्स को और किसको दिया गया था? ठीक है, इरकॉन और राइट्स दोनों को दिया गया था, ठीक है? इनको मतलब नवरत्न का दर्जा दिया गया, राइट्स को और इरकॉन को दिया गया, ठीक है? दोनों का संबंध किससे है? तो ध्यान रखें, रेलवे से है, ठीक है? किससे संबंध है? रेलवे से दोनों का संबंध है, ठीक है? ध्यान रखना है, ठीक है? अब आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, देखिए। वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर किस कंपनी को दिया गया? 2023 का प्रश्न है, उसी हिसाब से बताइएगा, ठीक है? ठीक है, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है? ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? एप्पल हो गया क्या? अभी से अगर कैपिटल के हिसाब से देखेंगे तो एप्पल है, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष किसी देश का 3 ट्रिलियन का मतलब उसका इकोनॉमी भी नहीं होगा, ठीक है? और इसका 3 ट्रिलियन की कंपनी है वो। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो का संबंध किस देश से है? किस देश के फ्रैंक रूबियो?
यूएसए होना चाहिए। यूएसए की है, ठीक है। कहाँ की? फ्रैंक रिबियो, तो यूएसए की है, ठीक है। कितने दिनों तक बिता लिया इसने? 370 दिनों तक बिताई है, ठीक है। भारत और यूके के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? भारत और यूके के मध्य, ठीक है, 2+2, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ना, तो किसके साथ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 2+2 वार्ता की बात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होता है, जो कि आर्मी इन चीफ के बीच में होता है, शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ, ठीक है, रक्षा मंत्री के बीच में होता है, ठीक है, विदेश मंत्री के बीच में होता है, हेड ऑफ स्टेट भी कभी कभी बैठते हैं। किसके किसके साथ होता है? तो यूके के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, यूएसए के साथ होता है, रशिया के साथ होता है, ठीक है। रशिया के साथ भी होता है 2+2 वार्ता, जिनके साथ हमारे बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होते हैं, उनके साथ होता है। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में भारत के किन किन धरोहरों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो किनको किया गया, तो क्या बताएंगे? शांति निकेतन को शामिल किया, होयसल का, ठीक है। ध्यान में दोनों को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनकी जो 45वीं बैठक जो हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो सऊदी के रियाद में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब भारत में कितने सांस्कृतिक स्थल हो गए हैं अभी? कितने वर्तमान में? 43। अरे होयसल के बाद बढ़ा ना, एक बढ़ा ना आपने, असम में आप लोग बता रहे थे ना, कोने कोने को बन गया है, क्या नाम है उसका? हाँ वो जो टीला मैदान टाइप जैसा। है। मैदान हाँ, तो 43 आई थिंक हो गया है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये 42 नंबर का, ये है 41 नंबर का है, ये 42 नंबर का है। असम वाला जो हो गया ग्रेट अहोम एम्पायर करके कुछ है ना, वो 43वां नंबर का है। आप लोग उसको देख के जाइएगा, चांसेस है आ जाए वो प्रश्न, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन बताइए। शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल, ठीक है। 99 नंबर बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? मतलब किसने किया था? I2U2, ठीक है। किसने किया था? I2U2। I2U2 में कौन कौन सा देश है? भारत है, इंडिया, इजराइल है, इजराइल, यूएई है और यूएसए है, ठीक है। यूएसए है, ठीक है, यूएई है, ठीक है, इजराइल है, ठीक है, और बाद में बात करेंगे तो इंडिया है, ठीक है। तो I2U2, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इजराइल ई से लिखते कि आई से लिखते? ई से लिखते ना इजराइल? आई से। अच्छा अच्छा, वही 2 यू है 2 आई है, नहीं, ठीक है, इसलिए I2U2 इसका नाम है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश के दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तो कहाँ पे इन्होंने बोला से दूतावास स्थापित किया जाएगा? तिमोर लेस्टे। और तिमोर लेस्टे की राजधानी थोड़ा हमारे राजधानी से मिलता जुलता है, क्या नाम है इनका? दिल्ली, ठीक है। हाँ, दिल्ली नहीं, दिल्ली, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, DILLI। हाँ, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। बाकी जो 50 क्वेश्चन बच गए, जो कि कल के क्लास में हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। आज थोड़ा लेट